हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है घमंड का अंत। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जौहरपुर नामक राज्य में एक राजा अपनी पुत्री के साथ राज्य करता था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो मात्र उसके राज्य के उत्तराधिकारी की, क्योंकि उस राजा का कोई पुत्र नहीं था जो उसके मरने के बाद उस राज्य का संचालन करता, जिसके कारण राजा बहुत ही चिंतित और परेशान रहता था। और धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन राजा ने अपने बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वह अब इस राजपाट से संन्यास ले लेगा, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज्य सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो पाता। राजा की एक पुत्री थी जिसकी विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। अतः वह सोचने लगा कि कैसे वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकता है। काफी सोच विचार करने के बाद एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। उसी राज्य में स्वदेश नाम का एक युवक रहता था। स्वदेश के माता पिता दोनों ही मर चुके थे। उसके दो भाई थे, जिनमें स्वदेश सबसे छोटा था और अपने उन्हीं दोनों भाइयों के साथ स्वदेश रहता था। लेकिन उसके दोनों भाई बहुत ही घमंडी थे, क्योंकि वे दोनों अधिक धन कमाते थे, जबकि स्वदेश उनकी अपेक्षा बहुत ही कम धन कमा पाता था, जिसके कारण उसके दोनों भाई स्वदेश को हमेशा ताना मारते और कहते कि तुम्हारी औकात हमारे बराबर कभी नहीं हो सकती। यह बात सुनकर स्वदेश बहुत दुखी हो जाता था, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं कहता। एक दिन स्वदेश जहां पर काम करता था वहां पर आग लग गई, जिसके कारण उसका काम भी पूरी तरह से बंद हो गया। अब स्वदेश न तो काम करता था और न ही धन कमाता था, जिसके कारण वह अपने दोनों भाइयों के लिए बोझ लगने लगा। अतः एक दिन स्वदेश के दोनों भाइयों ने स्वदेश से कहा कि अब हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। स्वदेश रोने लगा और कहने लगा, भैया, इस हालात में मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा काम भी छूट गया है और इस दुनिया में आप लोगों के सिवा मेरा कौन है? मैं किसके पास जाऊंगा? तब दोनों भाइयों ने कहा, वो सब हम नहीं जानते, हम लोग तुमको बहुत झेल चुके, आज तुम्हें इस घर से बाहर जाना ही होगा। और फिर दोनों भाइयों ने मिलकर स्वदेश को घर से बाहर निकाल दिया। जिस समय स्वदेश घर से बाहर निकला था उसके पास कुछ भी नहीं था। वह 2 दिन तक बिना खाए पिए पैदल ही चलता रहा। वह सोच रहा था कि अब वह क्या करे, पर उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भूख के कारण उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। अतः वह एक मंदिर में गया और भिखारियों के स्थान पर बैठकर भिक्षा मांगकर उसने अपने भूख को शांत किया। अब उसकी हालत भिखारियों की जैसी हो चुकी थी। उसके कपड़े भी कई जगह फट चुके थे और गंदे भी हो गए थे। थक हार कर उसने सोचा कि राजा के दरबार में चलते हैं, शायद वहां पर कुछ काम मिल जाए। यह सोचकर वह जैसे ही राजा के नगर में घुसा कि तभी राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि उस दिन राजा के नगर में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति स्वदेश ही था। अतः सैनिक उसे पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, महाराज, नगर में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति यही है। तब स्वदेश रोने लगा और कहने लगा, महाराज, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं तो काम की तलाश में आपके नगर में आया था। स्वदेश की बातें सुनने के बाद राजा ने कहा, घबराओ मत, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, हम तुम्हें इस राज्य का राजा बनाएंगे और साथ ही अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजा की बात सुनकर स्वदेश आश्चर्यचकित रह गया और बोला, महाराज, क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं? मैं इस काबिल नहीं कि इस राज्य का राजा बन सकूं और आपकी पुत्री से विवाह कर सकूं, अतः आप कृपा करके मुझे यहाँ से जाने दें। तब राजा ने कहा, मैं जो एक बार वचन दे देता हूँ फिर उसे तोड़ता नहीं, क्योंकि मेरा वचन ही मेरा शासन है। अगर तुम्हें यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है तो मृत्यु दंड के लिए तैयार हो जाओ। राजा की बातें सुनकर स्वदेश डर गया और वह राजा बनने और शादी करने के लिए तैयार हो गया। अब राजा ने स्वदेश का राज्याभिषेक किया और अपनी पुत्री का विवाह स्वदेश के साथ करके अपनी सारी जिम्मेदारियों को उसे सौंपकर
स्वयं वन को प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और स्वदेश ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। एक दिन स्वदेश नगर का भ्रमण करने निकला कि तभी उसे रास्ते में उसके दोनों भाई भीख मांगते हुए दिखाई दिए। यह देखकर स्वदेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने घोड़े से उतरा और अपने भाइयों के पास गया। स्वदेश को राजा के भेष में देखकर दोनों भाई आश्चर्यचकित रह गए और स्वदेश के पैरों में गिर पड़े। स्वदेश ने उन दोनों को उठाया और पूछा कि आपकी ये हालत कैसे हुई। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हमारे मालिक ने हमें चोरी के आरोप में हमें काम से निकाल दिया और जब तक हमने काम किया तब तक का वेतन जुर्माने के रूप में भरने के लिए कहा, जिसके कारण हमारा घर परिवार सब कुछ बिक गया और हम रोड पर आ गए और भीख मांगने लगे। तब स्वदेश ने कहा, कोई बात नहीं, अब से आप लोग हमारे साथ ही रहेंगे। अतः स्वदेश उन दोनों को लेकर राजमहल आया और उनके साथ रहने लगा। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी स्वदेश हमेशा अपने कमर में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार वह कोठरी में जाता, आधा एक घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर एक बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था और अपने अन्य कार्यों में लग जाता। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को अचंभा होता कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे, जवाहरात तो खजांची के पास हैं। सेना के शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा स्वदेश यहाँ हर सप्ताह अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आते हैं। सेनापति से रहा नहीं गया, अतः एक दिन उसने हिम्मत करके राजा स्वदेश से पूछा कि राजन, यदि आप क्षमा करें तो यह बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है। तब राजा स्वदेश गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है। यह प्रश्न दोबारा कभी मत करना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। यह बात महारानी तक पहुंच गई और स्त्री हट के आगे किसी की नहीं चलती। अतः रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा स्वदेश ने अपने सेनापति व अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गए और दरवाजा खोला। जब कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर लटका था। मंत्री ने पूछा कि महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा स्वदेश ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ, जिससे मुझे यह याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। इसे देखने के बाद मेरा मन शांत हो जाता है और जब मेरा घमंड समाप्त हो जाता है तब मैं वापस यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।